मेरा नाम अजय है और मैं आज वाई टॉक में आपकी ऐसी शख्सियत से परिचय करवाना चाहता हूं जो खुद आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रही हैं और बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए वो आज समाज में बदलाव की बातें करना शुरू की है, खुद में बदलाव की बात करना शुरू की है। तो आज हमारे साथ वाई टॉक में है प्रीति। तो प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाई टॉक में। और आपके बारे में थोड़ा हमारे जो भी साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपका परिचय बहुत महत्व रखता है। तो आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बात रखें, आपके खुद के बारे में आपका परिचय आप देवें। तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रीति उइके है और मैं हरदा से 35 किलोमीटर दूर पास ही नयापुरा गांव की रहने वाली हूँ। और मेरे परिवार की बात करें तो मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन और 2 भाई, और मतलब हम 4 बहन भाई। और मैं मतलब यहाँ तक आने में मतलब बहुत वैसा, क्योंकि स्कूल में जब हम होते हैं तो ऐसा होता है कि सर पढ़ा रहे हैं, आ रहे जा रहे, और हम लोग भी ऐसे घर आ जाते हैं। हमें अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं होता है। घर पे बात होती है लेकिन उस तरीके से नहीं होती है। तो मतलब स्कूल में और इन सब चीज़ों से जुड़कर जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझ में बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव वाली जो फीलिंग है, मैं मतलब खुद को एकदम प्राउडली किसी के सामने भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा है। और मैं मतलब पहले ऐसा था मेरा कि मैं लोगों से बात करने में थोड़ा डरती थी। अरे मैं कुछ बोल दूँगी तो वो मुझे कुछ ऐसा कहेंगे कि ये क्या बोल रही है मतलब। लेकिन आज मैं मतलब किसी से भी बात करने में या फिर ऐसे थोड़ी हिचकिचाहट नहीं रहती मन में। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू। सच में, और आपका बिंदासपन जो है वो बहुत महत्व रखता है, एक लड़की के नज़रिए से भी और इस पितृसत्ता के समाज में भी, इस पूरी लड़ाई को लड़ने में भी, उस लीडरशिप को लेने में बहुत महत्व रखता है। तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में आप बता पाएँ। आपके परिवार में आपने बताया कि कौन कौन सदस्य हैं, मगर थोड़ा परिवार के हालात, किस तरीके से परिवार अभी संचालित होता है, परिवार में किस तरह के काम होते हैं। निश्चित ही आपके घर का एक फ़ोटो भी ज़रूर शेयर होना चाहिए मुझे लगता है, मगर आप बताइएगा कि आपके परिवार के बारे में और थोड़ा विस्तार से आप बताएं। तो मेरी मम्मी जो हैं वो सिलाई करती हैं। मतलब ऐसे हैं कि मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी वो बताती है हमें, तो जब उनकी शादी हुई थी तो वो ऐसे सिलाई नहीं सीखी थी। हमारे पापा जो थे वो मजदूरी करते थे, ऐसे ही खेत में, किसी के खेत में भी पानी का वो लेना, तो ऐसे वो कुछ पैसे देते थे तो उससे हमारा घर का जो है वो गुजारा चलता था। तो मेरी मम्मी जो है वो, अब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारी पढ़ाई को लेकर, अब हम बड़े हो रहे तो हमारी ज़रूरतों को लेकर, तो ऐसे उन्होंने सोचा कि मैं भी सिलाई सीखूं। तो हमारे जो साइड में एक दीदी थी जिनकी अभी शादी हो चुकी है, तो वो सिलाई करती थी। तो मेरी मम्मी मतलब सुबह का, दोपहर का, मतलब सारा काम करके फिर उसके बाद में वहाँ उनके यहाँ सिलाई सीखने जाती थी। तो उनको काफ़ी टाइम लगा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और अभी वो मतलब इतनी अच्छी पोजीशन में है कि वो अपना खुद का रोज़गार है उनका, वो सिलाई करती हैं। और पापा हैं, मतलब मेरे पापा शराब भी पीते हैं, तो और मतलब मज़दूरी भी करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा हैं जो वो घर का गुजारा करते हैं। तो ऐसे ही चलता है, पापा मज़दूरी जाते हैं, मम्मी के घर पे सिलाई आ जाती है, तो उनको कोई टेंशन नहीं रहता। तो मतलब दोनों की मेहनत से हम लोग चारों बहन भाई जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो एक का कॉलेज कंप्लीट हो गया है, जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, और मेरा जो भाई है उसका 12th अभी कंप्लीट हुआ है और अभी मैं 12th में आई हूँ। और एक भाई जो है उसने 5th क्लास में नवोदय क्लास, जो नवोदय विद्यालय होता है, उसमें फॉर्म डाला था, तो वो अभी 10वीं कक्षा में है नवोदय विद्यालय में। तो ये है मेरा छोटा सा परिवार। बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि वो एफर्ट जो आपकी मम्मी के भी हैं, आपके पापा के भी हैं, और खासकर मम्मी के, जिन्होंने
उस पूरे हालात में एक नया कौशल सीखकर और आप लोगों के लिए काम करना शुरू करा और ख़ुद के लिए भी काम करना शुरू करा, खुद की अपनी पहचान भी बनाई और उसी रास्ते पे शायद आप भी हैं। तो अभी जब शिक्षा की हम बात करते हैं प्रीति, तो अभी क्या लगता है कि जो खासकर आदिवासी, और आप खुद भी जो है वो गोंड समुदाय से आते हैं, गोंड आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज शिक्षा में एक लड़की होने के नाते क्या चुनौतियां हैं? उन चुनौतियों को कभी आप बता पाएँ तो और आसानी होगी समझने में कि शिक्षा का मुद्दा आखिर है क्या? तो मेरे जो आसपास के क्षेत्र हैं वो भी आदिवासी समुदाय से हैं। कोई भील आदिवासी समुदाय से है तो कोई कोरकू आदिवासी समुदाय से है। मैं गोंड आदिवासी समुदाय से हूँ। तो मतलब हमारे यहाँ पे एक स्कूल है और मतलब बहुत काफ़ी दूर दूर से बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। तो उनके साथ में एक तो ये चुनौती आती है कि वो काफ़ी दूर से आती हैं और कुछ लड़कियाँ मतलब ऐसे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाती, और कुछ ऐसी होती है जो मतलब दूर है स्कूल और वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जाती हैं कुछ, लेकिन उनके साथ में बीच रास्ते में अगर कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो वो घर पे बता नहीं पाती और फिर वो अपनी मानसिकता उनके ऊपर मतलब प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है मानसिक, तो वो ऐसे भी स्कूल छोड़ देती हैं। और कुछ लड़कियां मतलब ऐसे होती हैं कि स्कूल जाती हैं, पढ़ के आती भी हैं, लेकिन मतलब अगर उनके साथ में कोई लड़की जा रही है, ऐसे अब जब वो अपन एज में आते हैं तो अट्रैक्शन वगैरह तो होते ही रहता है। तो अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ में मतलब ऐसे रहती है, बातचीत करती है, तो जो समाज का नज़रिया होता है वो फिर बदल जाता है कि उसकी लड़की है, वो जा रही है पढ़ने, तो वो लड़कों से बात करती है, तो हम भी हमारी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल में है। और मेरी शिक्षा की बात करूँ तो मैंने भी बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि मेरी मम्मी जब सिलाई नहीं सीखी थी तो मज़दूरी करते थे पापा मम्मी सभी लोग। तो एक समय ऐसा आया था कि मैं अपनी 9th क्लास में एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं थी, तो मम्मी पापा ने बोल दिया ठीक है बेटा नहीं पढ़ते हैं। तो फिर मैं भी गई, मैंने भी रोज़गार मतलब ऐसा मज़दूरी की और अपनी पढ़ाई को आगे रखा। लेकिन मतलब अगर हमें पढ़ना हो ना तो हम कहीं किसी भी उससे पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरा। बिल्कुल, और ये बात आपने सच कही कि हमें पढ़ना है कभी तो हम तरीके निकाल ही लेते हैं उसको करने के लिए। और ये कहीं अभी आपने बीच में शायद छेड़छाड़ की बात भी करी, कुछ बात करी कि कुछ अट्रैक्शन, इस एज में अट्रैक्शन, तो ये मुद्दा यौनिकता से जुड़ा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि आज भी समाज में यौनिक हिंसा के नाम पर जो खासकर लड़कों के साथ भी होता है मगर लड़कियों के साथ और ज़्यादा संख्या में हो रहा है ये सब कुछ, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? जो खासकर यौनिक हिंसा पर आपकी क्या राय है और लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर लड़कियों के उससे देखा जाए तो मतलब लड़कियों को अगर रास्ते में चलते हुए कोई लड़के भी कुछ बोल दें तो उनके लिए बहुत वैसा हो जाता है ना, वो बहुत ऐसा सोच लेती हैं कि मेरे साथ तो क्या हो गया। घर पे बताएंगी तो मतलब कि अब तो लड़की कहीं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ हो गई। तो मतलब ये और उनको मतलब है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो होता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कुछ लड़कियां तो। और ऐसे मतलब कभी स्कूल जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, तो लड़के जो कमेंट्स पास करते हैं तो वो, और हम आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कुछ भी मतलब ऐसे स्टिकर्स वगैरह या कुछ भी लिख के मतलब भेज देते हैं, तो उनसे भी वो बहुत ज़्यादा, वो भी एक यौन हिंसा ही है एक तरह से देखा जाए तो वो। और मतलब हमारे समुदाय में बात करें तो मतलब है ना, हमारी एक दीदी थी, उनके साथ में मतलब वो एक लड़के से बातचीत करती थी, उनके घर पे पता चल गया तो गांव वालों ने ऐसा बहुत मतलब वैसा, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन ऐसा कर दिया, उनके परिवार को मतलब बहुत
ऐसा रहना पड़ रहा है कि वो अगर कुछ बोले तो समुदाय के लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की ने तो ऐसा किया, तुम क्या बोलोगे, मतलब तो वो परिवार पे भी चला जाता है, तो थोड़ा ऐसा है। सच बात। और ये बहुत अभी तो बहुत मुझे लगता है कि जहाँ तक इंटरनेट और साइबर की बात करें, और साइबर सुरक्षा की भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, खासकर लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है, मगर मोबाइल का उपयोग कैसे करना है शायद उसकी समझ बहुत मुश्किल से बन रही है। और निश्चित ही मतलब आप जैसे साथी जब इसमें उतरते हैं और कुछ बेहतर करते हैं तभी वो बदलाव भी होगा। तो ये बदलाव जो हम लोग आज आप में देख रहे हैं, और उड़ान जो कि कार्यक्रम जिससे आप जुड़े हुए हैं, सिनर्जी का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और उसमें लड़कियों के लिए ही, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, एडोलेसेंट्स गर्ल्स के साथ लीडरशिप पे काम किया जा रहा है, और आप पिछले लगभग 7-8 महीने से भी जुड़ी हुई हैं। तो उसके अनुभव क्या रहे हैं आपके, उन प्रक्रियाओं से सच में क्या प्रभाव होता है आपके ऊपर भी, समाज पर भी, कभी वो हम जान पाएँ कि क्या प्रभाव है आखिर उड़ान का, और क्यों उड़ान की आवश्यकता है कि हमें और लड़कियों के साथ इसको करना चाहिए? मैं 6-7 महीनों से उड़ान प्रोग्राम में जुड़ी हूँ। तो जब मैं जुड़ी थी तो मुझे लगा था कि ऐसा ही प्रोग्राम होगा, मतलब आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मतलब फिर प्रक्रियाएं हुई, उनमें मैं शामिल हुई। कुछ मतलब मेरे साथ जो मेरी उड़ान की सहेली साथी थी, वो उनके कुछ अनुभव मैंने अपने अंदर लिए, उनको मैंने कुछ बताए, तो उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब लोगों के सामने बोल पाना, आगे आके अपनी लीडरशिप बता पाना कि मैं ये खुद से करना चाहूँगी। और मैंने अपने गांव में जाके जब काम किया तो पहले शुरू में ऐसा था कि मैं एक बार मीटिंग ले रही हूँ, 2 बार सेशन कर रही हूँ, तो लड़कियों के जो हैं वो ऐसे आते थे कि ठीक है ऐसे ही होता होगा। लेकिन जब बाद में जब 1 बार ली, 2 बार ली, 3 बार ली, तो मतलब ऐसे उनको लगा कि नहीं, कुछ तो अलग है इसमें। क्योंकि उसमें वहाँ पे ऐसा होता था कि हम लोग खुद से आगे आते थे। जब मैं बोलती थी कि आज आप लोग थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, हम बताएंगे अपने बारे में, तो ऐसे उनसे जुड़ाव बनाने के बाद में वो लोग जो मतलब बाहर निकलने का घर से और मम्मी पापा से बात ना करने का जो परमिशन नहीं ले पाती थी वो अब ले रही हैं। और हम भी अभी मतलब कहीं भी जाते हैं तो मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम बात नहीं करते तो फिर क्या, हम सोचते हैं हमारे मम्मी पापा तो मना ही कर देंगे, कहीं जाने ही नहीं देंगे। तो मतलब ये था, क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो और मतलब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ में मेरी पूरी 20 उड़ान की जो साथी हैं सब ग्रुप की, वो पूरी 20 जुड़ चुकी हैं। और वो अपने आसपास की जो लड़कियां हैं जो नहीं आना चाहती, उनसे भी कोशिश करती हैं कि वो भी आएँ। तो वो है तो कि वो और साथियों को जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम जो है वो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, और ख़ासकर लड़कियों के साथ में काम कर रहा है, तो उन्हें उन चीज़ों को सीखने में बहुत मज़ा आता है। और जैसे कि हम बात करें माहवारी की और वो सब, तो इन पर वो लोग खुल के बता नहीं पाती है ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो हमें कैसा फील हो रहा है, हमारे मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब नहीं बता पाती। लेकिन जब उनको वैसा स्पेस मिला तो वो लोग खुल के सब कुछ बता पा रही हैं कि हमें ये दिक्कतें आई थी, और हम इस तरह के वो जो पैड्स होते हैं उनको ऐसे यूज़ करते थे। तो मतलब अब वो खुल के बता पाती हैं वो सब चीज़ें भी, क्योंकि हम ऐसे अगर बात करें तो हम नहीं बोल पाते हैं। तो वो सब चीज़ें देखने को मिली। और मेरा मैं बताऊं तो मैं उड़ान से जुड़ने के बाद में मुझे पता चला कि मुझ में भी कुछ कौशल हैं जो मुझे और लोगों को दिखाने चाहिए। तो वो अभी मैं मेरा एक है बॉलीवुड गानों को रिक्रिएट करना, तो मैं वो कर रही हूँ। और अभी 4 से 5 गाने हो भी गए हैं, और क्योंकि और नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, और मैं गाने जितने सुनूंगी उतने ज़्यादा क्रिएट करूँगी।
तो वैसा अभी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आएंगे गाने क्योंकि मेरे पास फ़ोन आने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो क्योंकि है ना, मेरे गाने आएंगे तो वो बहुत लोगों तक जाएंगे, और क्योंकि वो हम लोगों से जुड़े होंगे, महिलाओं से, लड़कियों से, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि कई बार हमें बोला जाता है कि अभी तो स्कूल का टाइम है ना, और डेफिनेटली स्कूल और कॉलेज करना, अच्छी जगह से पढ़ाई करना बहुत महत्वपूर्ण बात है, मगर साथ साथ में ऐसी प्रक्रियाएं जो आपको समाज से जोड़ती हैं वो होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी बातों से स्पष्ट तौर पे समझ में आता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके नज़रिए में, आपके जो देखने का नज़रिया है अपने गांव को, इस पूरे समुदाय को, उसमें क्या परिवर्तन आप महसूस करती हैं इन उड़ान की सारी प्रक्रियाओं से जुड़कर? सबसे पहले तो ये कि जो समुदाय के लोग हैं वो अपनी जगह में एक तरह से ठीक ही हैं, क्योंकि उनको वैसा माहौल नहीं मिला है। हम बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ने जाना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है, उन्हें पढ़ना ही मतलब उनको मिलनी चाहिए शिक्षा। लेकिन जो उनके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं और बाकी सब जो हैं, उनको नहीं पता है क्योंकि उनके साथ में वैसी चीज़ें हुई नहीं हैं। कुछ हमारे मम्मी पापा जो हैं वो कुछ क्लासेस पढ़े हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ हमारे बच्चों को पढ़ा। मेरे पापा मेरी मम्मी पढ़ी नहीं है, लेकिन हम स्कूल जाते हैं तो वो हमारी किताबें पढ़ती हैं, तो आज वो है ना हिंदी पूरी अच्छे से पढ़ लेती हैं। हाँ, और वो अपना इंग्लिश में नाम भी लिख लेती हैं और हिंदी में भी लिख लेती हैं। और मेरे पापा जो हैं वो 10th क्लास तक पढ़े हैं और वो खेती करते हैं और मजदूरी करते हैं, तो उन्हें पता है कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो कुछ के साथ में मतलब वैसा नहीं हो पाता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि शिक्षा का अधिकार है सभी को, लेकिन वो अधिकार तो हमें पता है क्योंकि हमारे साथ वैसी चीज़ें हुई हैं। हमें पता है कि हमारा संविधान क्या है और वो सब, क्योंकि हमने वैसे उसे समझा है, पढ़ा है, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने थोड़ी पढ़ा है। अब अगर हम उनको बोलेंगे जाके कि मम्मी भैया ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं कम खाती हूँ, मुझे भी बराबर मिलना चाहिए, ये तो मेरा अधिकार है, तो वो बोलेंगे कहाँ के अधिकार, कहाँ के मूल्य, ये तो कुछ होते नहीं है, 2 किताबें पढ़ ली तो क्या ही बात कर दी। तो मतलब ऐसे तो सल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, तो फिर अगर हम क्वेश्चन करेंगे उनके पास जवाब नहीं होंगे तो फिर वो मतलब अपने आप ही समझ जाएंगे। ये मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और समुदाय में ऐसा है कि अभी जो सिनर्जी संस्थान है उसकी तरफ से जो टूर्नामेंट हुआ था, गर्ल प्रीमियर लीग हरदा में पहली बार, मध्य प्रदेश में ही पहली बार हुआ था शायद, तो वो हुआ था। तो उसकी वजह से मतलब जब हम तैयारियां कर रहे थे तो गांव के लोग और सब लोग बोल रहे थे कि क्या है लड़कियां होके मतलब घर के काम नहीं करने हैं तुमको, खेलने जा रही हैं, मतलब घर पे भी आके बोल देते थे। मतलब खुद की बच्चियां तो जाती नहीं है और दूसरों को बोलने आते थे। तो मतलब ये हमको बहुत लगता था कि यार हम कुछ कर रहे हैं तो हमें करने दो ना। तो फिर मतलब ऐसे ही थोड़ा दिन होता चलते रहे। फिर जब टूर्नामेंट की बारी आई, टूर्नामेंट हुए, हम लोग पहले राउंड में जीत गए। तो हमारे गांव वालों को पता चला, वो इतने खुश हुए। पहले बोल रहे थे कि हाँ हमारी नाक कटवा के आएंगी, खेलने जा रही है, लड़कियां होके खेलते आता नहीं है, मतलब झाड़ू पकड़ती हैं और पहली बार बल्ला पकड़ा है क्या ही घुमाएंगी। तो मतलब ऐसी काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई थी। फिर बाद में जब जीत के आए, मतलब पहले राउंड में जीते, सेमीफाइनल भी खेला। उसके बाद में अब क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी और हम लोग छोटे छोटे थे और बड़ी बड़ी दीदियाँ थी काफ़ी, तो हम लोग फिर भी जीत के आए, 3rd प्राइज़ लेके आए। तो गांव में मतलब ऐसे एंट्री हुई ना हमारी कि क्या ही बताएं। और फिर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए कि फिर उस दिन के बाद से ना
कोई भी लड़की अगर कहीं जाती है ना तो बोलते हैं आज कहाँ टीम जा रही है क्रिकेट खेलने। मतलब उस दिन के बाद में बहुत काफ़ी बदलाव आया है लड़कियों को लेकर। अगर वो अब खेलने जाती है ना तो उन्हें ऐसे रोका टोकी नहीं की जाती। मतलब अब वो खेलने जा रही है तो ठीक है, जाएंगी तो गांव का नाम रोशन करके आएंगी, अरे हमारी बच्चे जा रही है खेलने। तो अगर ऐसा ये माहौल ना बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा है काफ़ी। तो बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि खुद का भी नज़रिया समाज को देखने का जो आपने बनाया है इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही सही है कि हम कैसे बात करें, कैसे जगह बनाएं अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, और वो परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, वो नज़रिया और लोगों का भी कैसे बदला जा सकता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप कर रही हैं। इस यात्रा को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा आप। मगर साथ साथ में ये मैं जानना चाहूँगा कि खासकर जो आदिवासी लड़कियां हैं आपके क्षेत्र में भी और जगह पर भी, कि उनके पास बहुत पोटेंशियल है, मगर कई बार शिक्षा खासकर उनकी एक बड़ी रुकावट बन जाती है 10वीं 12वीं। मगर हायर एजुकेशन में देखा जाए तो बहुत कम लड़कियां, खासकर जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, बहुत कम लड़कियां हायर एजुकेशन में हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि कैसे पहुंचा जा सकता है वहाँ पर, उन हडल्स को कैसे पार किया जा सकता है? तो जैसे कि आपने बोला कि हायर एजुकेशन मतलब उन्हें कैसे दी जा सकती है, या तो पहली बात तो ये कि हम लोग देखते हैं सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब अलग अलग होती है ना। प्राइवेट स्कूल में हर चीज़ की जानकारी तुरंत दे दी जाती है, और सरकारी स्कूल में ऐसा होता है कि सर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं। तो मतलब इंग्लिश की बात करें खास करके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन वो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में ध्यान नहीं देते हैं कि अगर ये लोग पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो इनको अगर इंटरव्यू हुआ या कुछ भी प्रोसेस हुई तो इन्हें इंग्लिश में अगर होगा तो ये कैसे करेंगे। तो वो चीज़ें नहीं बताते हैं टीचर लोग। एग्ज़ाम तक हो गया, फिर एग्ज़ाम के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, तो मतलब वो नहीं पहुंच पाती है। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान दिया जाता है, और मतलब बच्चों को हर चीज़ की जानकारी तुरंत मिल जाती है। जैसे कि अभी हमारी यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी APU वालों के साथ में, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो उसमें मैं मेरा भी उदाहरण देती हूँ कि मतलब जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ में जो भैया दीदी लोग थे, उन्होंने किसी ने कॉमर्स किया, किसी ने बायोलॉजी किया, तो मतलब ऐसे पढ़ते गए। तो मैंने भी सोच लिया कि हाँ पढ़ लेंगे बायोलॉजी, उसमें क्या है, तो मैंने भी ले लिया। लेकिन मैं उड़ान से जुड़ी तो मुझे पता चला कि अच्छा मैंने बायोलॉजी लिया तो है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है वो, मतलब मेरा इंटरेस्ट एरिया वो यहाँ है, मतलब सोशल वर्क में और वो सब चीज़ों में। तो मुझे वो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मुझे इसी एरिया में रहकर करनी है वो पढ़ाई। तो उस दिन मुझे काफ़ी सारी जानकारी मिली, और जो हमारे जिनको नहीं पता होती है उनको मतलब मैंने अपने स्कूल में जाके एक लड़की से बात भी की थी कि मतलब तुम आगे जाके क्या करना चाहती हो, तो बोले कि मुझे तो कॉलेज करना है और बस ठीक है। तो मैंने पूछा कि तुम्हें कितनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, तो उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं पता है, हरदा कॉलेज में जाना है, पढ़ के आना है, और मैं तो रेगुलर नहीं करूँगी, मैं तो एक दो दिन गैप में पढ़ाई करूँगी। मैंने बोला मैं अभी एक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे APU वालों से बात हुई, तो बोले ये APU क्या है। मैंने बोला अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अगर सुना हो तो ये यूनिवर्सिटी मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर इसका नाम भी तुम्हारी एजुकेशन के साथ लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने बोला ये कहाँ पे है, क्या करता है, कैसे काम करता है। तो मुझे जहाँ तक पता था तो ये बेंगलोर में है अभी, और 2023 में भोपाल में आ जाएगा। तो मैंने उनको बताया तो मैं तो नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा मतलब दूर हो जाएगा, क्योंकि बेंगलोर जाना आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, उसके बाद में भाषा की वैसे ही मतलब हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे और वो सब,
और वहाँ से चल के मम्मी पापा से ज़्यादा दूर नहीं रहे, तो वो चुनौती एक आ जाती है कि मतलब मैं तो कभी मेरे मम्मी पापा से दूर नहीं रही हूँ, तो मैं तो नहीं पढ़ सकती वहाँ जाके, मैं तो यहीं पढ़ लूँगी, वहाँ कहाँ जाएंगे और वो सब। तो मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं। और मतलब जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ों को मतलब बताया जाता है अच्छे से, तो जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझते हैं, और जो उनके मम्मी पापा लोग उनकी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। वैसे तो सरकारी स्कूलों में भी करते हैं, पर वो अपनी आर्थिक स्थितियों की वजह से, भाषा की वजह से, वो काफ़ी दूर होने की वजह से, तो वो नहीं हो पाता है उनका। तो एक ये है। और मैं भी इस यूनिवर्सिटी का नाम जब मैंने सुना, उसकी पढ़ाई के बारे में, तो मैं भी बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रही हूँ। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ अभी, स्पोकन इंग्लिश, उस पर थोड़ा ध्यान दे रही हूँ ताकि मैं भी इस यूनिवर्सिटी में पढूं, क्योंकि मुझे भले मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे को ये सोशल सेक्टर में ही करना है, चाहे वो हेल्थ के ऊपर से हो या कुछ भी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एरिया यही है, तो मुझे भी इसकी पढ़ाई करनी है और मुझे भी अपना सिलेक्शन पक्का लेना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे से। और सच में बात वही है कि जानकारियाँ, ये स्वस्थ वातावरण, वो जगह बना पाना जहाँ पर आप शिक्षा की और चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ, और हायर एजुकेशन का क्या महत्व है हमारे जीवन में उसकी बात समझ पाएँ, तो निश्चित ही जो दूर दराज में और ख़ासकर आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, उन तक वो पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे ही युवा साथी निश्चित ही वो बदलाव को आप लेकर चल रही हैं अपने साथ। प्रीति, इस इंटरव्यू के अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पूरी जेंडर न्याय की लड़ाई के लिए लड़कों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, पुरुषों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे कि मैं पुरुषों को, लड़कों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो लोग जो घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो लड़कियों के साथ में व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, जिस तरह से उनके साथ में रहते हैं, तो मतलब उसे मतलब एक बार ऑब्ज़र्व करके देखें कि क्या वो कहीं उनके साथ में एक तरह से हिंसा तो नहीं। और जो पुरुष अपने घर में या फिर कहीं भी दंगे लड़ाई वगैरह होती है, तो महिलाओं के अंगों को ही क्यों गाली देते हैं, मतलब तो वो मतलब अगर बदलाव करना है, तो मतलब आप लोगों को उनकी जगह पर रह के देखना होगा कि उनको कैसा महसूस होता होगा अगर आप उनको ये सब उनके सामने ही बोलते हो। तो आप लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग सभी आएँ और इस में मतलब आपकी सहभागिता करें और एक सुंदर समाज का निर्माण करें। थैंक यू। थैंक यू।